जन गण मन अधिनायक नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ गंगा हिमाचल यमुना गंगा जय उज्जल जय नितरंगा तव तब शुभ में ने लागे तब सुख आशीष मांगे गाहे तब जय तब जय गाथा जन जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य भाग्य विधाता विधाता। जय जय हे जय जय हे हे जय जय हे हे जय जय जय। वंदे मातरम सत्यमेव जयते। तो आज बाल संसद की 20 जून 2021 की मीटिंग में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में हम लोग सब लोग डिस्कशन करेंगे। आज एक दिन में ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा और इसके रिगार्डिंग अगर कुछ प्रश्न भी रखने तो आज ही रख सकते हैं। जो छोटा सा टॉपिक है ये। तो मैं सबसे पहले आभा से अनुरोध करूंगा कि मौलिक कर्तव्य के बारे में सभी लोगों को उसके बारे में बताएं। धन्यवाद। आज का जो टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब हमारे मौलिक अधिकार। जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य को नहीं जोड़ा गया था। इसे अमेंडमेंट द्वारा लाया गया और इसे 1975 में जब इमरजेंसी लगा था इंडिया में तब लाया गया था। उस समय इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी तो उस समय उन्हें ऐसा लगा कि हमारे देश को एक ऐसे चीज की जरूरत है जो सभी को ये पूरी तरह से बांधे रख सके और ऐसा काम हमारे कर्तव्य ही रख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे धर्म में या फिर किसी अन्य धर्म में भी कर्तव्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि कर्तव्य क्या होते हैं। तो जब कर्तव्य की चर्चा होती है और जब अधिकारों की चर्चा होती है तो इस पे मुझे एक गांधी जी का कथन याद आता है जो हिंद स्वराज में लिखा हुआ था। उन्होंने कहा था कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार जो होते हैं उससे भी वो ऊपर होते हैं। क्योंकि अगर हम दूसरों के अधिकारों की रक्षा करेंगे तभी हमारे कर्तव्य भी सुनिश्चित हो पाएंगे, उसकी भी रक्षा हो पाएगी। ऐसा गांधी जी का कहना था। तो इसी को ध्यान में रखकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट लाया गया जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज जोड़े गए। जैसे कि प्रीएम्बल में भी हम लोग ने देखा था कि इसमें इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ा गया, सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया, सेक्युलरिज्म जोड़ा गया। तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इस आधार पे कहा गया है और इसे पार्ट 4A कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में आता है और आर्टिकल 51A में आता है। और अब इसे बनाया गया तो सबसे पहले इसमें एक कमेटी बनी थी, सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी बनी थी। तो उनके विचारों के आधार पर फंडामेंटल ड्यूटीज ये बना। और इसका जो आइडिया होता है, अगर हम इसके सोर्स को देखें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग जब भी चर्चा करते हैं तो पहले सोर्स की बात करते हैं। तो सोर्स इसका कहाँ से है? तो इसका सोर्स रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और यह फंडामेंटल ड्यूटीज रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। फिर हम देख सकते हैं जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। वो वहाँ भी लोग जो हैं वो फंडामेंटल ड्यूटीज को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, ज़्यादा उससे मान देते हैं। और फिर इसमें बहुत सारे प्रारंभ में तो इसमें जब इसे बनाया गया तो 10 इसमें कर्तव्य हमारे बताए गए हम सभी भारतीयों के लिए। फिर बाद में इसे 86 अमेंडमेंट जा करके 86 अमेंडमेंट ला करके इसमें 11वां भी जोड़ा गया। तो हम अब देखते हैं इसमें कौन कौन से अधिकार हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। तो पहला आता है इसमें टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट ऑल इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी ये आइडियल्स इंस्टीट्यूशन है, हमारा चाहे वो नेशनल फ्लैग हो, नेशनल एंथम हो, हमें उन सब का रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम उसका अनादर नहीं कर सकते। और इसलिए हम लोग जब भी झंडा फहराते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से उसको रिस्पेक्ट करते हैं।
अपने राष्ट्र का हम लोग सम्मान करते हैं जब हम लोग झंडा फहराते हैं तब। फिर इसमें सेकंड दिया गया है इसी में फंडामेंटल ड्यूटीज में, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यानी कि जब हमारा संविधान बन रहा था और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा इतिहास में बहुत पुराना है, बहुत लोगों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, तो जिन्होंने भी हमारे देश के लिए कुर्बानी दी हम उनके आइडियाज को फॉलो करें। उन्होंने हमारे लिए क्या कहा है उनको जाने, उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में सोचें और उनका उसका अनुसरण करें, उसका फॉलो करें। फिर इसमें आता है थर्ड इसमें पॉइंट है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट दी सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और जो सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है ये हम प्रेम्बल में भी देखे थे, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और हम लोग कहते भी हैं इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, बहुत अलग अलग तरह के लोग यहाँ पे हैं, धर्म जाति सब में विभिन्न है, लेकिन फिर भी सब एक हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। फिर इसमें चौथा पॉइंट आता है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। यानी कि जब भी हम लोग को या हमारे देश में कुछ विपत्ति आए तो हम लोग को हमेशा अपने देश के रक्षा के लिए हमेशा हम लोग को आगे आना चाहिए, हमेशा अपने देश को सर्व करना चाहिए। और हम लोग किसी भी तरह से अपने 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 खुद का काम करके भी, अपने खुद को फॉलो करके भी हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। तो हमारे देश की सेवा करना ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य है। फिर इसमें आता है पांचवा कि हमें सभी के बीच में भाईचारा होना चाहिए, यानी जितने भी हम सब हैं भारत के नागरिक, हम सब आपस में भाई बहन हैं, सब एक हैं, तो हमें भाईचारा का भी हम लोग में होना चाहिए गुण। फिर इसके बाद है कि हम लोग को जितने भी हमारे देश में हेरिटेज हैं, जैसे कि ताजमहल हो गए, फिर कुतुब मीनार हो गया, तो ये सब का हम लोग को रक्षा करना चाहिए, ये सब को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए ये सबका। और फिर इसके बाद आता है हम लोग को, तब 7th पॉइंट में है हम लोग को अपने नेचर को बचाना चाहिए, हम लोग को अपने इन्वायरमेंट के लिए काम करना चाहिए। और इसलिए हम लोग ये 5 जून को मनाते भी हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, ताकि हम लोग अपने नेचर को बचा सकें, उसे प्रोटेक्ट कर सकें, चाहे वो लेक हो, फॉरेस्ट हो, जितने भी नेचुरल चीज हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में है उसको हम लोग प्रोटेक्ट करें। फिर इसके बाद है 8 में टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। यानी कि हम लोग को हमेशा साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए, मानवता पे जोर देना चाहिए, ह्यूमैनिज्म पे जोर देना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए, रिफॉर्म सुधार लाने चाहिए सभी में और खुद में भी। फिर इसका 9th पॉइंट है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। यानी कि जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे सेफगार्ड हमें करना चाहिए, और यह सिर्फ कर्तव्य बल्कि हमारे अधिकार में भी आता है, प्रॉपर्टी हम लोग रख सकते। और ये भी है कि जब कहीं वायलेंस होता है तो हम लोग गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को या किसी की भी प्रॉपर्टी को हम लोग तोड़-फोड़ नहीं कर सकते हैं, तो कानून के हिसाब से भी उसमें सजा का प्रावधान है। तो ये हमारा कर्तव्य भी है प्लस हमारे राइट्स भी हैं, जिसे हमें ध्यान देना चाहिए। फिर इसके बाद इसमें 10th पॉइंट में यहाँ सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने की बात आ रही है, यहाँ निजी संपत्ति की बात नहीं है। सार्वजनिक जो प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जो है, जहाँ कहीं भी उनका कम्युनिटी हॉल है, रोड है, हॉस्पिटल है, इस तरह के जितने भी चीज हैं, जो उसको हमारा सामूहिक दायित्व बनता है कि उसको हम लोग सुरक्षित रखें और हर तरह से मतलब सहयोग, मतलब एक दूसरे का सहयोग करते हुए ऐसा करें। सब लोग का सामूहिक कर्तव्य जा रहा है, जिम्मेदारी डाली गई है, और हिंसा से हम लोग दूर रहे इसमें। हाँ, फिर इस बार 10th पॉइंट में है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। यानी हम लोग को ऐसे काम करना चाहिए जिससे हमारे, एक तरफ हम लोग कह सकते हैं जिससे हम लोग के देश का नाम ऊंचा हो, हम लोग इसके अच्छे के लिए काम करना चाहिए। फिर इसके बाद 86th अमेंडमेंट ला करके इसमें एक और 11th पॉइंट जोड़ा गया था, और ये है उसमें 11th पॉइंट में ये है हु इज अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। और ये हम देख रहे थे इसमें भी कि आर्टिकल 21 के तहत भी
कि हम लोग को राइट टू एजुकेशन है, यानी हम लोग को शिक्षा का अधिकार है। और ये हमारा न ही सिर्फ अधिकार है बल्कि हमारा कर्तव्य भी है कि जो भी 6 से 14 साल के चिल्ड्रन हैं उन्हें हमें एजुकेशन मिले। उनके पेरेंट्स को ये जिम्मेदारी दी गई है, उनके गार्जियन को ये जिम्मेदारी दी गई है कि उन्हें एजुकेशन दे, क्योंकि आखिरकार तो वही हमारे देश के भविष्य हैं। तो वहाँ पर अधिकार में राज्य सुविधा प्रोवाइड करेगा, मौलिक अधिकार का सुरक्षित करने के लिए राज्य प्रावधान भी करेगा वहाँ पर। तो वहाँ पर पेरेंट्स के लिए इन्फोर्सेबल, ऐसा नहीं, पेरेंट्स पे शायद इन्फोर्सेबल नहीं है कि अगर वो शिक्षा नहीं दे पा रहा है, ठीक है, तो इन्फोर्स नहीं कर सकते पेरेंट्स को कि आप शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हो, आई थिंक। लेकिन राज्य का ये कर्तव्य है कि सबको निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करेगा उस अधिकार के अंदर। मतलब आपको, हमें शिक्षा का अधिकार है और राज्य को शिक्षा प्रोवाइड करना है इसके अंदर। यहाँ पर कर्तव्य डाला गया है, कर्तव्य के अंदर अगर कोई गार्जियन या पेरेंट्स हैं तो उनको शिक्षा दिलवाना, इसके लिए कर्तव्य दिया गया है उनको। तो अगर हम इसे समअप करें तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे अधिकार से ज्यादा बड़ा हमारे कर्तव्य है। या बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ऐसा भी देखने को मिला है कि हमें इन सभी के बीच एक संतुलन बनाना चाहिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स के बीच, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के बीच, चाहे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल को भी ले लें, तो ये सब के बीच, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें इसमें कितना बैलेंस है, इसमें एक बैलेंस स्ट्रक्चर की बात की गई है कि सभी में बैलेंस होना बहुत जरूरत है, हार्मोनियस बैलेंस होना बहुत जरूरत है। धन्यवाद। धन्यवाद आभा। तो आभा ने मौलिक कर्तव्यों के बारे में अच्छी तरह से बता दिया है कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। तो अब मैं अनुरोध करूंगा कि सभी लोग हम इसी बात को दोहराए बिना, अब इस पर हम लोग प्रश्न, मतलब कोई भी प्रश्न है तो उस प्रश्न को हम लोग करें इससे और उसको डिस्कस करें। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको हम लोग डिस्कस करें। तो निकुंज से मैं अनुरोध करूंगा कि आपके प्रश्न क्या है मौलिक कर्तव्य पे, मौलिक कर्तव्य क्यों होना चाहिए? हाँ सर, फंडामेंटल ड्यूटीज 10th पॉइंट में टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी so that the nation constantly rises to higher levels of endure and achievement। सर, इसमें लिखा गया है कि हमारे देश को कलेक्टिव या फिर इंडिविजुअल एक्टिविटीज में हर वक्त उठना चाहिए जिससे हमारे देश को अचीवमेंट और एंड्योर मिले। तो सर, अगर आप देखेंगे इंडिया का ओलंपिक्स टीम में, उसमें फुटबॉल नहीं होता, बास्केटबॉल नहीं होता, तो कैसे सर होगा कलेक्टिव एक्टिविटीज? सिर्फ कुछ ही स्पोर्ट्स होते हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज का फॉलो नहीं हो रहा। तो ये हम लोग का, नागरिकों का कर्तव्य है कि व्यक्तिगत लेवल पे, व्यक्तिगत, देखिए दो लेवल यहाँ पर बोला गया है, एक व्यक्तिगत लेवल और दूसरा सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में। तो व्यक्तिगत है क्योंकि हम अपने को बास्केटबॉल वगैरह में जो गेम नहीं है उसमें अपने को स्ट्रॉन्ग बनाए, ये हमारा व्यक्तिगत लेवल है। और सामूहिक लेवल ये हो गया कि हम इसके बारे में अवेयरनेस लोगों तक फैलाएं कि बास्केटबॉल इज आल्सो ए गेम जहां पे कलेक्टिव टीम बिल्डिंग का काम होता है और लोगों की इसे इन्वॉल्वमेंट से इनके शरीर भी स्वस्थ रहते हैं। तो इस तरह का जो हम सामूहिक गतिविधियां करेंगे तो इस लोगों का ज्यादा इसमें जनमत आएगा और वो हमारे जो सांसद वगैरह हैं उस पर इसका दबाव डालेंगे। तो इससे क्या होगा कि उसको धीरे धीरे जो कमिटी है उसको हम रिकमेंडेशन भेजेंगे और उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे उन गेम को शामिल किया जाएगा। तो इसको हम लोग इन कर्तव्यों, मतलब हम, हमारे कर्तव्य हैं, अगर कर्तव्य इंडिविजुअल लेवल पे और सामूहिक लेवल पे, और इन कर्तव्यों का पालन करते हुए हम क्या करें, उसको अपने उस लिस्ट में, ओलंपियाड का लिस्ट में हम उसको शामिल करवाएं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब शामिल होंगे और हम अच्छा करेंगे तो हम ओलंपियाड वगैरह में जा सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल के जो भी इवेंट्स जो होते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और देश का गौरव हम बढ़ा सकते हैं और देश को नई बुलंदियों पर ले जा सकते हैं। मेरे विचार से ये होना चाहिए। हाँ, और राजेश जी?
हालांकि इस बाल संसद में फंडामेंटल ड्यूटी आभा ने बहुत हद तक बहुत सारी बातें को तो उन्होंने बता दी जो संविधान में लगभग वर्णित है, जो सभी नागरिकों को जो जो उसके मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए जो दिया गया है उसको ये करने के लिए। ऐसे मौलिक कर्तव्य की जो बात है वो एक तरह से अगर देखा जाए तो पुराने समय से ही हमारे यहाँ पे भगवत गीता में भी बोला गया फल की अपेक्षा के बिना अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। जो गांधी जी का भी इसमें एक विचार था कि हमारे कर्तव्य का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं, हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं, और यदि हम अपने कर्तव्य का सही ढंग से निर्वहन करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा है। इसमें आप प्रश्न क्वेश्चन रेज कीजिए राजेश जी, इसमें अब आभा वगैरह सब लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे लिए है कि अगर हम रेज करते हैं तो हम कहेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो प्रत्येक नागरिकों के लिए कितनी आवश्यक है। हर नागरिक को सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आभा इसको आप ये कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। हमारे ड्यूटीज तब तक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जब तक कि वो दूसरों के राइट्स को हार्म ना करे, तब तक वो हमारे सही है। लेकिन अगर वो किसी दूसरे के अधिकार का हनन करते हैं तब हम नहीं कह सकते कि हम अपने ड्यूटीज को फॉलो कर रहे हैं सही तरीके से। तो हमें यह हमेशा सुनिश्चित करना चाहिए कि जब हम अपने अधिकारों की चर्चा करें तो हम दूसरों के कर्तव्यों पे भी ध्यान दें। अगर हम खुद के कर्तव्य की चर्चा करें तो हम ये भी सुनिश्चित करें, पूरे अच्छे तरीके से सुनिश्चित करें कि हम दूसरों के अधिकारों की भी रक्षा कर रहे हैं, और तभी इसमें सभी को संतुष्टि हो। कहते हैं कि जो प्रत्येक जो हमारा अधिकार है उसके अनुरूप एक कर्तव्य भी है। ठीक है, कहते हैं कर्तव्य और अधिकार अभिन्न अंग है, मतलब एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता। मतलब अगर एक सिक्के का दो पहलू है तो कहिए कि कर्तव्य और अधिकार दो पहलू हैं। तो किसी एक व्यक्ति के लिए अगर कोई कर्तव्य है तो दूसरे के लिए वो अधिकार भी हो सकता है। और सभी व्यक्तियों के लिए जीवन का अधिकार प्राप्त है तो सभी व्यक्तियों का यह कर्तव्य हो जाता है कि मानव जीवन का आदर करें और दूसरे व्यक्ति को आहत भी ना करें। तो अधिकार बिना कर्तव्यों को नहीं चल सकता। हालांकि कानूनी रूप से जैसे नीति निर्देशक तत्व है और राज्य का कर्तव्य है और मौलिक कर्तव्य है, ये जो हमारे कर्तव्य है, ये दोनों को कानूनी रूप से इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। ठीक है, लेकिन ये कतिपय एक तरह से गाइडलाइन देते हैं, कोर्ट को गाइडलाइन देते हैं, लेजिस्लेटिव को गाइडलाइन देते हैं, इसको देख कर अपने वो कानून वगैरह बनाए और उसको इम्प्लीमेंट करे। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य के अंदर बहुत से ऐसे चीज, जैसे इसमें एक शब्द दिया गया है उसको हम लोग को विवेचना होना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करना चाहिए। हम हर नागरिकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है निकुंज? मैं प्रश्न करूंगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है? अटेम्प्ट कीजिए राजेश जी। हाँ, क्या बोले? वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है? हर नागरिकों का कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करे वो। आप लोगों ने पढ़ा अभी आभा ने बताया भी कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें रखना चाहिए। मानववाद, ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करें, ऐसा उन्होंने कहा। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण नागरिकों के लिए क्यों जरूरी है?
The science. देखिए हमारे पास रिसोर्सेज बड़ा लिमिटेड है, ठीक है, पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, ठीक है। अगर हम सही प्रोडक्टली यूज नहीं करेंगे चीजों को तो हमारे आने वाले जनरेशन के पास पासआउट भी नहीं होगा बहुत से रिसोर्सेस, ये तो पक्का है। साइंटिफिक देखिए माइंडसेट ये है कि हम हर चीज को लॉजिकली सोचे, अगर एज ए बीइंग ह्यूमन बीइंग है हम लॉजिकली सोचे, ठीक है, रीजन लगाए, ऐसा नहीं कि अंधविश्वास की तरह अंधाधुंध की तरह हम उसका कंज्यूम करते रहे रिसोर्सेज को। वैज्ञानिक ऐसे क्या होता है, उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए हमारा, हर नागरिकों का साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, अंधविश्वास की तरह किसी बात को ना मान ले, उसके पीछे लॉजिक देखे। अगर कोई परंपरा है तो ऐसा नहीं कोई परंपरा हमेशा से चलता आएगा और हमेशा हर काल का समय के लिए ठीक है, ऐसा भी नहीं है। तो एक समय के साथ उसका रीजन देखिए कि जिसमें ये परंपरा पनपा था उसमें क्या रीजन था और अभी क्या रीजन है। आर्थिक सामाजिक चीजों में बहुत से आप चेंजेस देखते होंगे, तो समय के साथ चेंजेस हो सकते हैं। जैसे पहले के समय में युद्ध करना, ठीक है, उनका एक राजनीतिक दायित्व था कि इस तरह अपना स्वराज का विस्तार करते थे, रेवेन्यू का कलेक्शन ज्यादा से ज्यादा करते थे, ठीक है, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी युद्ध लड़ते थे वो, ठीक है। और अब की परिस्थिति कुछ और है तो अब उसको दूसरे मायने में देखा जाना चाहिए। इसी तरह समाज में बहुत सी कुरीतियां थी, स्त्री की शिक्षा को लेके, पुनर्विवाह को लेके, तो बहुत सी कुरीतियां, तो समाज समय के साथ वो चीज चेंज हुआ। तो उसके पीछे हम एक लॉजिकल ब्रेन जो है, अब कोई भी नीति हम बनाने जा रहे हैं और एक ऐसा पर्सन बनाने जा रहा है जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज का समझ नहीं है, तो क्या वो लॉ मेकिंग जब करेगा, कोई लॉ कमिटी वो बनाएगी तो क्या वो सिस्टमेटिक सही होगा, साइंटिफिकली सही होगा, लॉजिकली सही होगा? नहीं होगा। दूसरा साइंटिफिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो साइंटिफिक डेवलपमेंट के माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि हम परमाणु बम ही से बनाए जा रहे हैं, ठीक है, हमारा सारा इन्वेस्टमेंट है जो परमाणु बम ही बनाने में लगा जा रहा है। इस तरह साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करें जो हम सभी लोगों के लिए, कॉमन लोगों के हित में हो। ऐसा नहीं कुछ पार्टिकुलर लोग जो उसे वेपन बना रहे हैं, कुछ पार्टिकुलर लोग उसे पैसा कमा रहे हैं। वेपन हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, हमारी रक्षा के लिए, बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। तो वहां पर रिसर्च डेवलपमेंट या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उतना ही यूज हो जितना जरूरत है और राष्ट्र के हित में है। तो इस तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखिए एक अनुभव पर भी बेस है, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि हमने कुछ चीज किया उसका परिणाम हमें नहीं पता, हमें अनुभव, हमें हमारा अनुभव क्या कहता है, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण हर नागरिकों को यहाँ पर विकसित करना चाहिए। उसके बाद और प्रश्न आप रखिए राजेश जी। और जिसे सर मैं एक पॉइंट याद कर पाया हूँ। हाँ बताइए। Sir, the due punishment for violating fundamental, if the fundamental duties are violated by citizens, including the president, vice president, speaker, or parliament members, they shall be punished under the Prevention of Insults to National Honor Act of 1971. कुछ पॉइंट ऐसे हैं इसमें, जैसे कि मान लीजिए जैसे प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा, ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कानून भी बने हुए हैं, या अगर कोई पेड़ काट लेता है तो उसके लिए सजा भी है। उसी तरह अगर कोई जहां पर बहुत से एम्ब्लेम और या सिंबल की चीज है, नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज है, तो वहां पर कानून भी बना हुआ है। आई थिंक फ्लैग को अगर उल्टा होस्टिंग कर दिया जाए या सैल्यूट नहीं किया जाए राष्ट्रगान के समय, तो इसमें भी कोई पनिशमेंट है राजेश जी? में
अगर ये अगर मान लीजिए कि अगर किसी तरह का अगर वायलेंस करता है तो उसमें पनिशमेंट का तो ये है प्रोविजन है। अगर मान लीजिए कि अगर आप पेड़ काटते हो या पर्यावरण का हानि पहुंचाते हो, है ना, तो ये अगर वायलेंस करते हैं तो उसकी पनिशमेंट का हर एक पे दिया हुआ है, आप उनको पनिश किया जाएगा। हालांकि संविधान के अंदर कोई ऐसा कानून का प्रावधान नहीं है कि दंड दिया जाएगा, बाद में ये कोई लॉ के द्वारा ऐसा किया गया है, ठीक है, कोई लॉ बनाया गया है, उसके अंदर इस तरह का प्रावधान किए गए हैं। निकुंज, अब हमारे पास 10 मिनट का समय है, तो मैं अनुरोध करूंगा जानवी से, जो सबसे अभी छोटी है और हम लोग शामिल कर रहे हैं इसको बाल संसद के प्रोग्राम में, और कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे ये अपने को इन्वॉल्व करेगी इन प्रोग्राम में। तो जानवी, आप मौलिक कर्तव्यों पर कुछ कहना चाहेंगी? उनको इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। हाँ, कुछ भी बोलना चाहेगी तो बोल सकती हैं। आपको सेलेक्ट किया गया, 8 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है जो बाल संसद के लिए सिलेक्टेड है, और उन बच्चों में अभी 8 बच्चे, क्योंकि अभी सारे बच्चे स्टडी ओरिएंटेड नहीं है, उनका ध्यान थोड़ा सा नहीं है, पेरेंट्स को भी हम उतना अच्छा कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं सो दैट वो इसमें इन्वॉल्व हो जाए। तो धीरे धीरे जानवी, जो सबसे नीचे की क्लास से हमने उठाया जानवी को, जानवी, उसके बाद कौन कौन है राजेश जी? जानवी, 6th क्लास है अमीशा, और सिद्धि, निकुंज, सौर है, अभी उसकी तबीयत खराब है सौर की, और उसके बाद श्रेया, उसके बाद आभा। ये 8 बच्चे हैं जिनका हमने लिस्ट बनाया है जो बाल संसद में आएंगे, क्योंकि बाकी बच्चों ने पहले कोई भी प्रोग्राम नहीं किया है, तो उनको एक सिस्टम, उनको अभी कुछ भी संविधान के बारे में कुछ भी पता नहीं। तो चूंकि जानवी के तो बराबर हम लोग कांटेक्ट में रहते हैं, तो इसको हम शुरू से हम लोग तैयार करवा सकते हैं, और प्रोग्राम को वॉच भी करती है। तो जानवी, कुछ कहना चाहिए आप फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, कुछ भी? हम लोग को अपना नेशनल सिंबल्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जब हम लोग का नेशनल एंथम होता है तब सीधा खड़ा रहना चाहिए। बहुत अच्छा। और नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करना चाहिए। गुड गुड। और अपना नेशनल फ्लैग को फेंकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। आपके लिए कुछ प्रश्न हम लोग पूछते हैं, क्या पेड़ों को काटना चाहिए? नहीं। ओके, ठीक है। क्या हिंसा का सहारा लेना चाहिए? बार बार में लड़ाई करना चाहिए, डंडे से मारना चाहिए लोगों को? नहीं। नहीं, वेरी गुड। क्या हमें जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रेरित करने वाले जो आदर्श हैं उनको, उनका ध्यान नहीं रखना चाहिए? यस नो? नहीं। क्या नहीं। ध्यान रखना चाहिए? हाँ। वेरी गुड। क्या हमें जो हमारे जैसे कि राष्ट्रीय धरोहर हैं, जैसे मान लीजिए लाल किला है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, ठीक है, आपका फांसी तालाब यहाँ पर है जो यहाँ पर शहीद है, पार्क वगैरह, तो इन चीजों का हमें संरक्षण करना चाहिए कि वहां पर गंदगी फैला देना चाहिए? साफ रखना चाहिए, गंदगी नहीं करना चाहिए। साफ रखना चाहिए, साफ। और कोई अगर वहां पर गंदगी फैलाए तो उसको क्या करना चाहिए? उसको साफ कर देना चाहिए और उसको बोलना चाहिए गंदगी नहीं करनी। हाँ, उसको रोकना चाहिए। तो दैट इज द बेसिक एजुकेशन, जो फंडामेंटल ड्यूटीज को जानने के बाद हम लोग के अंदर एक चेतना आए, उसकी चेतों की अच्छा। यहाँ पर गांधी जी ने जो लिखा है, मैं वो उसको आपको रीड आउट करता हूँ। गांधी जी अपना इसे घोषणा कर रहे हैं, मतलब अपने मानव अधिकार का एक घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि मैंने अपनी निरक्षर किंतु बुद्धिमान माँ से सीखा। क्या सीखा उन्होंने? माँ उनकी पढ़ी लिखी नहीं थी।
कि जिन अधिकारों के हम पात्र होना चाहते हैं तथा जिन्हें हमें सुरक्षित कराना चाहते हैं वे सभी अच्छी तरह निभाए गए कर्तव्यों से प्राप्त होते हैं। तो अच्छी तरह निभाए गए कर्तव्यों से वो अधिकार प्राप्त होते हैं। अतः जीवित रहने का अधिकार भी हमें तभी प्राप्त होता है जब हम विश्व की नागरिकता के कर्तव्य को पूरा करते हैं। ठीक है, कि हम विश्व के नागरिक हैं। तो जीवित रहने का अगर हम लोग बीइंग ह्यूमन बीइंग है तो हमें कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारियों पर बल देने का भी प्रयास किया है। और सुभाष कश्यप जी फंडामेंटल राइट्स को कंक्लूड करते हुए उन्होंने कहा है कि देखिए कि मूल कर्तव्य का पालन कराने का एकमात्र तरीका है। कैसे, क्या तरीका है वो ये तरीका है कि लोगों को नागरिकता के मूल्यों तथा कर्तव्यों के बारे में शिक्षित किया जाए, एजुकेट किया जाए। तो जानवी आपके क्या टू डू लिस्ट में है, कैसे लोगों को शिक्षित करेंगे, कैसे आप जागरूक करेंगे। जैसा आपने पॉइंट देखा है यहाँ पर 11 पॉइंट है फंडामेंटल ड्यूटी, जो अगले आप 15 अगस्त तक आप याद कर लेंगे। ठीक है, और उसको इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाएगी। दैट इज एक्टिविटी ऑफ दिस, मतलब बाल संसद करने का हमको पर्पस है कि हम लोग एक्शन में आए इन चीजों के प्रति। तो और उनके पर्याप्त जागृति उत्पन्न की जाए तथा ऐसे अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जाए जिसमें प्रत्येक नागरिक अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने तथा समाज के प्रति अपना ऋण चुकाने में गर्व तथा बंधन का अनुभव करे। तो ये हमें लोगों को एजुकेट करना है। हम भी जानते हैं, लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं। आप सफाई करेंगे, दूसरे लोग गंदगी आगे फैला देंगे। ठीक है, आप इन्फोर्स भी नहीं कर सकते बहुत सी चीजों के लिए आप। तो इसके लिए शिक्षित होने की ज्यादा जरूरत है। आपने घर आसपास के घर के माहौल के भी देखते होंगे कैसे लोग गंदगी फैलाते हैं, कैसे क्या करते हैं, मच्छर पनप रहा है, ये बन रहा है। तो आप कैसे स्वच्छ वातावरण करना है आपको। मौलिक कर्तव्य है कि लोगों को शिक्षित किया जाए, जागरूक बनाया जाए। तो आज हम लोग का बाल संसद का जो टॉपिक था मूल कर्तव्य, तो ये क्योंकि छोटा सा टॉपिक था तो आज हम लोगों ने कोशिश किया कि इसको कंप्लीट कर दिया जाए। अब एक प्रश्न मैं लास्ट प्रश्न आभा से और राजेश जी से करना चाहूंगा कि मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों में क्या संबंध है। आभा, अब हमारे पास सिर्फ 2.5 मिनट टाइम है, 1-1 मिनट दोनों आप लोग बात कर लीजिए। हमारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है वो सभी का अपने अपने स्थान पे इम्पोर्टेंस है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एक तरफ से हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हम अपने जीवन अच्छे से जी पाए, एक लाइफ ऑफ डिग्निटी जी पाए, वो हमें प्रोवाइड करते हैं, वो हमें देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें फंडामेंटल ड्यूटीज को, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उसे अगर हम देखें तो वो हमें यह बताते हैं, यह सिखाते हैं कि हम कैसे अपने अधिकारों का निर्वहन करें, कैसे उस चीज को फॉलो करें। और अगर हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की, तो वो हमें यह बताते हैं कि राज्य कौन से ऐसे कार्य करे जो पूरे समाज के लिए, पूरे भारतीय के लिए, पूरे समुदाय के लिए वो बेनिफिशियल हो, वो अच्छा हो। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे संविधान में कितने अच्छे, कितने परफेक्ट तरीके से इन तीनों टर्म्स के बीच, इन तीनों के बीच में एक संतुलन कायम किया गया है ताकि सभी को संतुष्टि मिल पाए, ताकि सभी अपने कर्तव्यों का, अपने अधिकारों का निर्वहन अच्छे से कर पाए। अब मैं देखिए एक प्रश्न आपसे करूंगा आभा, यस नो में आप जवाब दीजिएगा। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, क्या यह हमारे प्रस्तावना में जो वर्णित उद्देश्य है, हमारे देश के मूल लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में सहायक है? जी बिल्कुल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बार चीजों को रिपीट किया गया है। जैसे कि अगर हम देख लें तो प्रीएम्बल में ये सेकुलर वर्ड को 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, और फंडामेंटल राइट्स को भी, फंडामेंटल ड्यूटीज को भी हम देखते हैं कि उससे भी जोड़ा गया। तो एक तरह से देख सकते हैं कि दोनों में कितना संतुलन है, दोनों का अपने अपने जगह पर कितना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब टाइम ऑफ हो गया। आपका होमवर्क ये है कि इसके जो कमियां हैं उस पर आप वर्क कीजिएगा और हम 2-3 महीने बाद इस पर मिलेंगे जिसमें कमियां के बारे में बताएंगे। राजेश जी, आप अपना विचार रखिए।
फंडामेंटल राइट जो है हमारे जो जीवन जीने का जो सुगम तरीका है कि मतलब हम लोग ये कर सकते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज भारत जो मौलिक कर्तव्य जो है वो निर्वहन जो है वो हमारे भारतीय समाज और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा योगदान प्रदान करता है। जो मौलिक कर्तव्य जो है, क्योंकि इसके अभाव में ही लोग को समझ में नहीं आता है कि हमें करना क्या है और क्या